हेलो गाइस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 2020 का पेपर यूपी पीसीएस का। देखो, नॉइज़ का इशू आ रहा है, मुझे पता है, और माइक की क्वालिटी ठीक ना होने कारण नॉइज़ का इशू कुछ टाइम तक रहेगा। तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग नॉइज़ को इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। Which of the following Indian archaeologists first visited the Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock painting? तो किसने डिस्कवर की थी भीमबेटका केव? माधव स्वरूप वस्त, एच डी संकालिया, वी एस वकानकर, वी एन मिश्रा। तो इसका आंसर है विष्णु शास्त्री वकानकर। इन्होंने डिस्कवर की थी। एंड भीमबेटका केव इज लोकेटेड एट रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी। ठीक है, अगर भोपाल भी आ जाए ना तो गलत मत करना, बिकॉज ज़्यादा दूर नहीं है भोपाल से, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर दूर है भोपाल से। और मतलब ओल्डेस्ट केव भीमबेटका केव ही है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें लिखा है ना, देखो ना, प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स वहाँ पे मिली हुई हैं। हाँ, एक और चीज़ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भीमबेटका केव, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन साइट्स को मिलाना है और उनके अभी प्रेजेंट की लोकेशन से। बालू हरियाणा, मांडा, देखो एक मांडा है, एक मंडी है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है और मंडी जो है वो यूपी में है। हुलास सबको पता है, सहारनपुर, मैं कई बार बता चुका हूँ, सहारनपुर यूपी में है। एंड पादरी बच गया गुजरात। तो इसको मैच कर लेंगे, आंसर हो जाएगा डी। वैसे इसको अगर दो ही चीज़ें पता होती आपको, मांडा और हुलास, तो भी आंसर आ जाता ना। देखो ना, बी का 2 है तो बी का 2 एंड डी का 1। देखो यही बच रहा था ना, बी का 2 डी का 1, इसी से तो आंसर आ रहा है। तो ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैच द फॉलोइंग में। अगर आपको दो चीज़ें भी पता है ना, दो मैच कर पा रहे हो आप, तो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है, लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। आईवीसी और उसकी हाँ, मतलब क्या हो रहा था किस सिविलाइजेशन में, उसकी बात है, क्या डोमिनेंट था आईवीसी में, क्या था बताओ डोमिनेंट। आईवीसी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्या था? अर्बन था ना, अर्बन सिविलाइजेशन था ना आईवीसी। लेटर वैदिक सोसाइटी कैसी थी? लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रेरियन थी। देखो, अगर हम आईवीसी के बाद ऋग वैदिक में है ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ऋग वैदिक में काऊ की ज़्यादा डोमिनेंस थी ना। काऊ पेस्टोरल, मतलब वहाँ पे जो बोवाइन एनिमल्स होते थे उनको ज़्यादा अच्छे से वही प्रॉपर्टी समझे जाते थे। बाद में जब लेटर वैदिक सोसाइटी आई तो एग्रेरियन इकोनॉमी बन गई, धीरे धीरे से लोग मतलब एग्रीकल्चर को प्रेफर करने लगे। देन मेडिवल पीरियड में तो पता है फ्यूडलिज्म था, लैंड लॉर्डिज्म, तो इसको मैच कर लोगे आराम से। आंसर उसका हो जाएगा डी, 4312। द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड द श्री पर्वतिया? श्री पर्वतिया किसको बोलते हैं हम पुराण्स में? देखो, एक मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। देखो, मैं दो पुराण्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ किसी पेपर पे। एक हमने डिस्कस किया था वायु पुराण, और एक हमने डिस्कस किया था वायु पुराण, और एक और था कुछ, एक में गुप्ता था एक में मौर्य था। आप लोग चेक करना किस में गुप्ता था किस में मौर्य था, बिकॉज ये यूपी पीसीएस के स्टेटमेंट ही थे, है ना, कि वायु पुराण में गुप्तास था, और एक विष्णु पुराण है शायद, गरुड़ है, कौन सा पुराण है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। और मत्स्य पुराण में किसके बारे में दिया गया है? मत्स्य पुराण में दिया गया है इशक वाकूस के बारे में। ठीक है, तो श्री पार्वतीया जो है इशक वाकूस को बोला जाता था पुराण्स में, और ये श्री पार्वतीया ऑफ आंध्रास थे बेसिकली, आंध्रास। ये वाला मुझे याद आएगा तो मैं इसको बता दूंगा, अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। अच्छा, करेक्ट हमें ढूंढना है इसमें। सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हिंसान। अबू जायद, तो ये क्या सन टेम्पल मेंशन किया है क्या हिंसांग ने और अबू जायद ने, अल मसूदी ने, अल बरूनी ने? तो किया ही होगा, मतलब हिंसांग ने लिखी है ना बुक, कौन सी, सी यू की, ये बुक लिखी है ना हिंसांग में। मतलब देखो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें हैं। अब कोई बुक तो इनकी पढ़ेगा नहीं जाके उसमें सन टेम्पल ऑफ मुल्तान ढूंढ रहा हो, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसको जनरली ठीक माना करो ऐसे स्टेटमेंट। और प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो इसको जनरली ठीक मानना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट कि मेंशन है हिंसांग ने किया है कि नहीं, अबू जायद ने किया है, अल मसूदी ने किया है, अल बरूनी ने किया, किसने किया है? तो किया ही होगा। द पिलग्रिमेज ऑफ सांबापुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप, तो ठीक है, सही होगा, करेक्ट मार दो। और यूपी पीसीएस का 80% वाला केस भी लगता है इसमें, दोनों सही है। नेक्स्ट है हाँ, ऑफिशियल एग्रोनोमई ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं। वॉज रिलेटेड विद विच फील्ड, किस फील्ड से रिलेटेड है एग्रोनोमई? मॉडर्न एज में किसको बोलते थे, किस ऑफिसर को बोलते थे, या किस चीज़ से रिलेटेड था? वेट एंड मेजरमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, या रेवेन्यू मैनेजमेंट? तो इट इज़ रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। बेसिकली यही था, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर था एग्रोनोमई, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इसको बोलते थे। देखो वेट एंड मेजरमेंट का जो ऑफिसर था ना, उसको हम बोलते थे मॉडर्न टाइम पे पौतवाध्यक्षा, पौतवाध्यक्षा बोलते थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और रेवेन्यू मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर या स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था ना, तो उसको हम बोलते थे प्रदेशिका, प्रदेशिका ऑफिसर था ये। और रेवेन्यू मैनेजमेंट का जो था चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, सीआरओ। ठीक है, रेवेन्यू मैनेजमेंट और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बोल सकते हैं इसको। ये समाहर्ता होता था, समाहर्ता। क्लियर है? और भी बहुत सारे थे, जैसे सन्निधाता था, चीफ ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस ऑफिसर था। तो काफ़ी सारे ऑफिसर थे इसमें। और प्रदेशिका, युक्ता एंड रज्जुका, ये सारे जो थे ना, ये रेवेन्यू एंड लैंड ऑफिसर्स थे। तो अभी जितना लिखा हुआ है उतना मैंने समझा दिया है, नेक्स्ट ये आएगा तो मैं बता दूंगा आगे। अभी फिलहाल इतने याद कर लो। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है महाजनपदास को उनकी कैपिटल से मैच करना है। देखो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आने वाला क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखोगे। 16 महाजनपद हैं और सारे महाजनपद रट लो बिल्कुल उनकी कैपिटल के साथ। 8 यूपी में है, तो यूपी वाले तो बिल्कुल ही रटे होना चाहिए, क्योंकि यूपी स्पेशल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि एक्सप्लेन करो महाजनपदास के बारे में, यूपी के जितने भी हैं, कौन किंग था, कब था, कैपिटल क्या थी, कहाँ सिचुएटेड था यूपी में, ये सब आता रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको कर लेना। हाँ, अब कैपिटल से मैच करते हैं इसकी, मत से विराट नगर। देखो याद करने का तरीका है कि विराट जो है ना, विराट मछली खाता है, विराट कोहली मछली खाता है, ऐसे मैंने याद किया था इसको। देन सुरसेना, ये मथुरा। और अस्मक पोट्टन, कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ। देखो कुरु को याद कर सकते हो आसानी से, कुरु पुरु ये सब जो है ना दिल्ली के वाले एरियाज में थे। तो ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, तो ऐसे करके उसको याद कर सकते हो। मतलब कुछ भी दिमाग लगाओ, ऐसे याद करो इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास चोला की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एक सेकेंड, हमारे पास चोलास की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीडिसेसर्स। उनके जो पहले थे उनसे ज़्यादा चोलास की हमें इन्फॉर्मेशन है। तो रीज़न है इसका कि चोलास ने जो रूल्स, चोला के जो रूलर्स थे, उन्होंने जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स गिव अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो जो उन्होंने प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी कि वॉल्स जो होंगी टेम्पल्स की, वहाँ पे हिस्टोरिकल नैरेटिव और उन सबको लिखा जाएगा उनकी विक्ट्रीज के बारे में। तो ये इसका रीज़न है।
तो बताओ। तो देखो, असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन यही है, इसी वजह से चोलास की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है। एक इंस्क्रिप्शन का नाम सुना होगा आपने, मैं बता भी चुका हूँ, उरायूर, ओ सॉरी सॉरी, उत्तरामेरूर, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन प्रांतका का था, वो भी चोला ही था, प्रांतका फर्स्ट का था इंस्क्रिप्शन। ये बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन जो चोलाज में हुआ था, जो वहाँ की विलेज और रूरल जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, है ना, उसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन है यहाँ पे। और एक चीज़ और है, संगम टेक्स्ट में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाता है चोलास के बारे में। संगम टेक्स्ट, 3 संगम हुई थी, है ना, तो उसमें काफ़ी कुछ है उनके टेक्स्ट में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिच हिस्ट्री और कल्चर वगैरह था, इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमको मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट है, हाँ, मैच करना है हमको लिस्ट से। जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम कहाँ का है? अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया का है। बाराबलूते महाराष्ट्र, मीरासी तमिलनाडु एंड अडाडे कर्नाटका। तो ये जो हैं, ये सिस्टम्स हैं जो जहाँ फॉलो होता है, तो उसके बेसिस पे आप इसको लर्न कर लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। हाँ, इसी से आंसर आ जाता है। अगर आपको जजमानी सिस्टम में नॉर्थ इंडिया का पता है ना, तो ए का 1 तो आंसर आ रहा था ना, और कहीं ए का 1 है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, और शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो बताओ कौन सा गलत है इसमें? नॉट करेक्टली पूछ रहा है। तो भाई दिल्ली वालों को तो पता ही होगा, बट मैं बता रहा हूँ, देखो निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना, इनकी दरगाह दिल्ली में है। इनका टॉम कहाँ है? दिल्ली में है। ये भी चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी फेमस हैं दिल्ली में। गरीब नवाज भी बोला जाता है इनको, और और भी काफ़ी है, महबूब, कुछ ऐसा भी नाम है इनका। बट हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? ये गलत था, मुल्तान में नहीं है, दिल्ली में है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली। बाकी सारे याद कर लेना नेक्स्ट टाइम के लिए। इंडियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, अच्छा ये 2021-20 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का छोड़ देते हैं इसको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक किताब किबात ए नौरस? ये किबात ए नौरस बुक किसने लिखी है? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, या अकबर सेकंड? बताओ किसने लिखी है? देखो इसका आंसर है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखी है। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड थे, ये बीजापुर के सुल्तान थे, ठीक है। और आदिल शाही जो डायनेस्टी है ना, वो यहीं पर फ्लोरिश हुई थी, आदिल शाही डायनेस्टी। यूसुफ आदिल शाह ने एस्टैब्लिश किया था इस डायनेस्टी को, यूसुफ आदिल शाह। तो समझ में आ गया ना? ये जो है इब्राहिम आदिल शाह ने बुक लिखी, कौन सी? किबात ए नौरस, और ये बीजापुर सल्तनत के थे, आदिल शाही डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबाकात नासरी। देखो ये सारी बुक्स पहले आ चुकी हैं, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, बट हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इन्होंने उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली है। इसका मतलब हमें राइटर्स और उनके वो पता होने चाहिए कौन कब आया था। जैसे अगर इसकी बात करते हैं, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी बुक बर्नी ने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी, और ये एमबीटी के टाइम पे था, मोहम्मद बिन तुगलक। और पृथ्वीराज रासो तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बुक किसने लिखी है, तो पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई।
और ये 12th सेंचुरी में था ना, वो पता होगा आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में। जो पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी का जो तराइन्स के बैटल ऑफ तराइन हुए थे ना, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड तराइन सेकंड, तराइन फर्स्ट में पृथ्वीराज जीता था एंड तराइन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था गौरी ने। तो उसके बारे में चंद्र बरदाई ने काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। वो 12th सेंचुरी की बात है, क्योंकि 1191 में तो वॉर ही हुआ था ना, तराइन का फर्स्ट, 92 में सेकंड हो गया था। तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। ये जो बरनी वाला है, ये फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी, ये बरनी एमबीटी कब थे? ये 14th सेंचुरी में थे ना। देन उसके बाद किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी है? किताबुल हिंद लिखी है उसने, अलबरूनी ने। अभी ऊपर जो था ना, अलबरूनी का नाम भी आया था। तो किताबुल हिंद अलबरूनी ने 10th ऑफ सेंचुरी को लिखी थी। ये गजनी के साथ बेसिकली आया था। गोरी वाला जो पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध हुआ था, वो गोरी है, महमूद गोरी और महमूद गजनी अलबरूनी के साथ आया था इंडिया। और तबाकत ए नासिरी तो पता ही होगा, मिनहाज उस सिराज, ये इन्होंने बुक लिखी है मिनहाज उस सिराज, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। और ये बुक जो है 13th सेंचुरी की। तो अब इसको मैच कर लेना। देन 1 नहीं 2, 3 2 4 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके राइटर्स के नाम याद होने चाहिए, मैंने सबके बता दिए हैं। फतवा ए जहांदरी, जियाउद्दीन बरनी, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ गोलाकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज द फोर्ट ऑफ गोलाकोंडा इन 1687? कौन रूलर था गोलाकोंडा का? देखो, अभी हमने ऊपर बात की है बीजापुर की, बीजापुर की बात की थी, आदिल शाही डायनेस्टी, यूसुफ आदिल शाह वहाँ पे फाउंडर थे उनके, और इब्राहिम आदिल शाह ने बुक लिखी थी जिसका नाम था किबात इन औरस। वैसे ही एक नई डायनेस्टी यहाँ समझ में आएगी आप लोगों को, रूलर ऑफ गोलाकोंडा। गोलाकोंडा भी वैसे ही एक डायनेस्टी है। तो इसका, हाँ, पूछ रहा है कि औरंगजेब ने जब सीज किया था फोर्ट ऑफ गोलाकोंडा 1687 को, तो रूल कौन कर रहा था गोलाकोंडा में? अबुल हसन कुतुब शाह कर रहे थे, अली आदिल शाह सेकंड, सिकंदर आदिल शाह और शायस्ता खान। तो इसका आंसर क्या होगा? कुतुब शाही डायनेस्टी है बेसिकली गोलाकोंडा। ठीक है, अगर आपको इतना भी आइडिया होता कि गोलाकोंडा में कौन सी डायनेस्टी का रूल था, कुतुब शाही डायनेस्टी का था। तो अब ऑप्शंस में देखो, कुतुब शाही कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है ना कुतुब शाह, तो यही आंसर होंगे, सिंपल। ठीक है, 1687 है, ईयर याद कर लेना, गोलाकोंडा याद कर लेना, कुतुब शाही डायनेस्टी याद कर लेना। औरंगजेब की एक्सपेडिशन पे ये क्वेश्चन और मिल गया है। अभी देखा ही था एक्सपेडिशन औरंगजेब की कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अकबर ट्राइड टू फिक्स द एज ऑफ द मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अकबर ने क्या ऐसा किया था क्या? हाँ, कर रहा था। उस समय चाइल्ड मैरिज काफ़ी हो रही थी और इसके पास काफ़ी कंप्लेन थी, तो इसने चाइल्ड मैरिज फिक्स की थी। ठीक है, कुछ लोगों की फिक्स कर दी थी इसने, 14 एंड 16 कर दिया था बेसिकली, 14 फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज़। मतलब ट्राई बहुत किया था इसने। अकबर गेव फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर द पेरेंटल प्रेशर। तो ऐसा भी था कि वहाँ पे फ्री चॉइस अकबर ने दे रखी थी गर्ल्स को, पेरेंटल प्रेशर से शादी नहीं करनी, खुद से कर सकते हो। तो ऐसा भी था। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 मैच करना है हमको। ऑफिसर्स और उनकी क्या ड्यूटीज़ थी उससे। दीवाने तान, दीवाने तान कौन से ऑफिसर थे इसमें? मुस्तरफी, मुशरिफ एंड वकिया नाविस। तो ये जो है ना ऑफिसर्स, ये मराठा के ऑफिसर्स हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। दीवाने तान ये लुक आफ्टर द जागीर एंड सैलरीज, ये दोनों जो है ना, ये दीवाने तान देखते थे। मुस्तरफी, मुस्तरफी इनकम एक्सपेंडिचर का काम था इनका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करना, A3B4। मुशरिफ, मुशरिफ का काम था ऑफिस, लुक आफ्टर द ऑफिस। वकिया नविस, तो ये जो थे ना, ये लिस्ट बनाते थे प्रॉपर, जो इवेंट्स होते थे, फरमान्स होते थे,
है ना, उनकी लिस्ट ये बेसिकली प्रिपेयर करते थे। कुछ चीज़ें यहाँ मिसिंग थी, मैंने ऐड कर दिया है। जागीर्स एंड सैलरीज ये है, और इवेंट्स एंड फरमान्स ये है। हाँ, मराठास के जो ऑफिसर्स थे ना, बताया मैंने पहले भी है, अष्टप्रधान के बारे में। तो अष्टप्रधान की लिस्ट निकालो और वहाँ पर देखो कि कौन कौन हैं। जैसे वकिया नवीस वहीं मिल जाएंगे आपको, है ना। तो कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जैसे पेशवा हो गए, है ना, तो वो देख लेना कौन कौन से ऑफिसर्स हैं। इंपॉर्टेंट पूछता है कभी कभी, जैसे ऊपर अभी मौर्य का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया। सिक्किम इंडिया में किसने मर्ज किया था? हेस्टिंग ने किया था, डलहौजी ने किया था, बेंटिक ने किया था, ऑकलैंड ने किया था। तो सिक्किम मर्ज हेस्टिंग ने किया था। चोग्याल रूल कर रहे थे सिक्किम में, और चोग्याल को डिफीट किया था बेसिकली हेस्टिंग ने, और इंडिया में मर्ज किया था। हाँ, एक ये तो बात हो गई कॉलोनियल के टाइम की। इंडिया में क्या हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमको सिक्किम मिला है ना। सिक्किम ओरिजिनली वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। 1975-76 में हमको सिक्किम मिला है। तो ये 75 में क्या था कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट साइन हुआ था। इससे सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। और 36 के बारे में भी पता होगा, 36 अमेंडमेंट, ये फुल फ्लेज स्टेट इंडिया का बन गया था सिक्किम। तो ये थी बात अभी के टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748। देखो, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन हुई थी एंग्लो फ्रेंच वॉर में। एंग्लो फ्रेंच वॉर, इनको कार्नेटिक वॉर्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ करेक्ट क्या है इसमें, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एंडेड। तो मैंने अभी समझाया ये कार्नेटिक वॉर बोलते हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब से कब तक हुआ था? 1746 टू 48। अब ये 48 में एंड होगा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन हो जाएगी। नेक्स्ट है, इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। इंग्लिश जो थे ना, उनको मद्रास वापस मिल गया था। ठीक है, ये चीज़ भी है, ट्रीटी का पार्ट ही था ये बेसिकली। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। ये जो था ना, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से भी रिलेट कर सकते हो इसको। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, ये इससे रिलेटेड ही है, एंग्लो फ्रेंच वॉर से ही रिलेटेड है ये। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर। तो डिंडीगल मैसूर में किसने आर्मरी, मॉडर्न आर्मरी इस्टेब्लिश की थी? देखो, अगर थोड़ा सा भी इसमें आप दिमाग लगाते हैं ना, जैसे मैसूर के बारे में पता होगा, एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, तो इसमें दो ही लोग लड़े थे, 4 वॉर हुए थे, 1 2 3 4। 67 से 69 फर्स्ट वॉर था। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें वो लगाओ, दिमाग लगाओ, तो पहले जो वॉर लड़े हैं ना दो ठो, हैदर अली ने लड़े हैं, हैदर अली ने। उसके बाद सेकेंड वॉर हैदर अली की डेथ हो गई थी, बाद में डिजीज विजीज हुई थी उसको, और सेकेंड वॉर कैरी ऑन किया था टीपू सुल्तान ने। तो बाकी टीपू सुल्तान ने लड़ा है, इसके जो सन था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान की लास्ट वॉर में डेथ हो गई थी। ठीक है, MMS, मद्रास, मैंगलोर, सेरिंगपट्टनम, ये 3 ट्रीटी साइन हुई थी स्टार्टिंग का फर्स्ट वॉर। सेकेंड वॉर में, फर्स्ट वॉर में मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और थर्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई थी। फोर्थ वॉर तो फिर एंड ही हो गया था, टीपू सुल्तान की डेथ ही हो गई थी। तो हाँ, अब यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं ना, एक हैदर अली आ रहा है, एक टीपू सुल्तान आ रहा है। तो इन दोनों में वही होगा जो मॉडर्न आर्मी स्टैब्लिश करेगा, क्योंकि आर्मी तो तभी बनेगी ना जब आप वॉर में इन्वॉल्व होंगे। तो ब्रिटिशर्स से इनको काफ़ी खतरा था, और फ्रेंच जो थे इनके दोस्त थे। तो इसका आंसर होगा हैदर अली। मतलब ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी इसको याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न टू मतलब मिडिल टू टफ कैटेगरी में आता है। तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करना ज़्यादा फिजिबल होगा। हु अमंग द फॉलोइंग was sent as a representative of labor by the Indian government in Washington Summit ILO
इन द ईयर 1919। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर बना के किसको भेजा था इंडिया की गवर्नमेंट ने? कहाँ पर? आईएलओ में। वॉशिंगटन में सबमिट हुई थी। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट थी, और उस समय ही 1919 में ही आईएलओ जो है वो सेटअप हुआ है। तो किसको भेजा था? वीपी वाडिया को, एनएम जोशी को, सीपी एंड्रयूज या जोसेफ बैप्टिस्टा? तो इसका आंसर है एनएम जोशी। देखो, दो दो लोग गए थे साथ में, वीपी वाडिया और एनएम जोशी दोनों गए थे, बट एनएम जोशी मेन थे जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था। वीपी वाडिया उनके साथ थे बस। तो इसका आंसर क्या होगा? एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी। असर्शन और रीजन। असर्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो बात सही है, हमने पढ़े हैं ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इनके 3 होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक होता है जमींदारी, दूसरा रेउतवाड़ी, तीसरा महलवारी। ये 3 सिस्टम थे। ठीक है, अलग अलग लोकेशंस भी थी इंडिया की। अगर बात करते हैं हम, सॉरी यार गलत बन रहा है मैप। ऐसा मैप है इंडिया का। तो बेसिकली जो साउथ इंडिया वाला पार्ट था, बंगाल बिहार को छोड़कर, ये साउथ इंडिया वाले पार्ट में रेउतवाड़ी सिस्टम था, रेउत। और ये बंगाल बिहार उड़ीसा और ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम था, और बाकी महलवारी सिस्टम था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो अच्छा है, नहीं तो आप एक गूगल कर लेना इसमें। फिर से समझा दूँ क्या? देखो, फिर से बनाता हूँ मैप। देखो, मेंस में भी काम आ जाएगा मैप, क्योंकि वहाँ पर ये सिस्टम पूछे जाते हैं। तो आप मैप बना दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इम्प्रेशन अच्छा जाता है। ये है हमारा प्यारा भारत। देखो, इसमें अगर हम नीचे बात करते हैं, देखो बंगाल बिहार उड़ीसा हमेशा छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे ज़मींदारी वहाँ पे ही मेन था ना, वो सेंटर ही था। बोन ऑफ कंटेंशन तो वही था, बंगाल से ही सब कुछ चालू हुआ, तो उसको छोड़ दो। ज़मींदारी सिस्टम बंगाल बिहार उड़ीसा इस वाले एरिया में था। ठीक है, और नीचे जो एरिया था ना ये वाला, ये रेउतवाड़ी सिस्टम था, रेउत, और ये ज़मींदारी सिस्टम था। बाकी ये वाला एरिया जो है मेनली महलवारी सिस्टम था यहाँ पर। तो समझ में आ गया, इतना है बस। हाँ, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट। हाँ, ये हो गया डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम था डिफरेंट स्टेट, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। तो इट लीड टू द क्रिएट ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन द इंडियन पीजेंट्री। सही बात है, अलग अलग क्लासेस बन गई थी, वहाँ से क्लास वाली सोसाइटी चालू हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जिसको फेवर करते थे, और मतलब उसके अकॉर्डिंग उनको रेट्स मिलते थे, उनको ज़मींदारी मिलती थी, है ना, इस तरीके से ये हो रहा था। तो इसका आंसर होगा, दोनों करेक्ट हैं और आर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। Who among the following leaders did not participated in the second round table conference? देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए फेमस है क्योंकि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसमें पार्ट लिया था, और फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था। इस वजह से गांधी अरविंद पैक्ट के बाद गांधी जी यहाँ पर गए थे। इसलिए ये पूछ रहा है किसने पार्ट नहीं लिया था। अब देखो, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही डेलीगेट थे ये। सरोजनी नायडू वुमेन की डेलीगेट थी, वुमेन्स, इंडिया की वुमेन्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। मदन मोहन मालवीय भी गए थे, मदन मोहन मालवीय भी जाते थे, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाँ, राजेंद्र प्रसाद। डिड नॉट लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमको जो एक्ट्स आए थे कॉलोनियल टाइम पे, तो उन एक्ट को हमको मैच करना है उनके ईयर से। तो कुछ तो फेमस हैं, वो तो पता ही होंगे, जैसे इंडियन आर्म्स एक्ट है, तो ये तो सबको ही पता होगा, 1878। और इसी समय वर्नेकुलर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था। मतलब रातों रात, मतलब ये समझ लो कि जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे ना, जो लोकल भाषा में लिखे जाते थे, मोस्टली रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर थे, तो उनको कर्व करने के लिए वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। और इसके थ्रू क्या हुआ था कि रातों रात जितने भी वर्नेकुलर न्यूज़पेपर थे वो इंग्लिश में शिफ्ट हो गए थे। तो ये, हाँ,
अब ये हो गया, तो ए का 2 से आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट जो था ना वो 1876 का था। और इंडियन हाई कोर्ट, हाँ इंडियन हाई कोर्ट भी पता होगा आप लोग, 1861। 3 हाई कोर्ट सेटअप हुए थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, 3 हाई कोर्ट। अपना वाला जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उस समय देखो पहले जब सेटअप हुआ था ना तो 1865 में सेटअप हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। बट 1869 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट के नाम से फिर बाद में जाना गया। ठीक है, तो आगरा में पहले सेटअप हुआ था, बाद में इलाहाबाद। तो ये समझ में आ गया ना, तो इसको मिलाओ सी का 4। देखो अगर ये आर्म्स एक्ट 1878 हाई कोर्ट एक्ट पता होता तो आंसर आ जाता। ठीक है, डाइवोर्स एक्ट 1869 का है, तो 69 से डाइवोर्स याद कर सकते हो, इजी है याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन, कुछ चीज़ें इसने खा ली हैं ऊपर, डिपोर्टेशन याद चला है। तो ये बुक है लाला लाजपत राय की, गीता रहस्य। गीता रहस्य के बारे में पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम, तो उन्होंने लिखी है। तो ये अब मैच हो जाएगा, इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो ये इजी क्वेश्चन था, अब इससे इजी क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करना, इसमें गीता रहस्य पता होना चाहिए आपको। ठीक है, स्टोरी ऑफ माई नेशन इन मेकिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन मोहन बोस ने मिलके बाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन एसोसिएशन बनाई थी ना, तो वो प्रीकर्सर ऑफ कांग्रेस था बेसिकली। और इंडिया विंस फ्रीडम भी पता होना चाहिए, काफ़ी बार ये बुक रिपीट हुई है, मौलाना अबुल कलाम ने लिखी थी बुक ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। ट्राइब्स और लोकेशन से मैच करना है। अंगामी नागालैंड सही है। बिरहोर, बिरहोर झारखंड करेक्ट। और खास अरुणाचल प्रदेश। देखो खास जो है ना, ये सिक्किम वाला एरिया, या सिक्किम छोड़ो तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में है। सिक्किम में भी हैं थोड़े बहुत, तो खास जो ट्राइब है वो वहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और टोडास तमिलनाडु, ये सही है, तो इसका आंसर होगा खास, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है इसमें? झेलम, सतलज, गंगा एंड रावी। तो पूरी जो हिमालय को काट के जो रिवर आती है ना, वो कौन सी है? उसका नाम है सतलज रिवर, लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर है। और ये राक्षस ताल, तो राक्षस ताल जो है ना, इट इज़ नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के पास राक्षस ताल से सतलज ओरिजिनेट होती है। बाकी तो पता ही होगा, झेलम वेरीनाग ग्लेशियर से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। और रावी और बीज जो है ना, वो रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साला लेक। हाँ, साला लेक, बड़काल लेक, लोकटक लेक एंड काली वैली। तो बताओ उसमें क्या पता है? लोकटक लेक पता है ना, फेमस, मणिपुर। फुमडी, सांगाई डियर। तो सी का हो जाएगा 3। तो 50-50% तो आ गए ना। देखो बाकी हम कर लेते हैं मैच। साला लेक अरुणाचल प्रदेश, ए का हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा। बडकल लेक है हरियाणा, और काली वैली तमिलनाडु है, तो याद कर लेना, नेक्स्ट टाइम के लिए काम आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज। तो देखो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हिमालय इज़ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, हिमालयाज। तो हिमालयाज यंगेस्ट है, तो बाकी सब तो पुराने ही होंगे। हिमालयाज की जो ग्रेटर हिमालय है ना, उसको हिमाद्री बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? यंगेस्ट की बात कर रहा है तो हिमाद्री आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है हमको रिवर्स को। रिवर्स है ना ये, क्या है, रिवर्स नहीं, नेशनल पार्क्स हैं ये, नेशनल पार्क्स हैं। इंद्रावती रिवर्स भी है वैसे,
नेशनल पार्क को उनके स्टेट से मैच करना है हमें। इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क इस छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। मोलेम गोवा पता होगा, कालेसर हरियाणा और बेतला झारखंड। तो ये इजी था वैसे ये क्वेश्चन। देखो एनवायरनमेंट इजी आती है, एनवायरनमेंट के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और वो बहुत इजी होते हैं। एनवायरनमेंट रिपीट होती है पूरी, कुछ भी मतलब पीवाईक्यूज कर लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सब सही करोगे। और 2-3 तो फ्री के होते हैं क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया और मॉन्ट्रियल वीना कन्वेंशन है ना, ये सब तो फ्री के होते हैं ऐसे। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए का 4, ए होगा इसका आंसर। नहीं नहीं ए नहीं है, हाँ ए ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर किसके बीच में सिचुएटेड है? तो कांगड़ा एंड धौलाधर रेंज, पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंज, महाभारत एंड धौलाधर रेंज, या पीर पंजाल एंड महाभारत रेंज। तो किसके बीच में सिचुएटेड है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पीर पंजाल और हिमाद्री इन रेंज के बीच में सिचुएटेड है। पहले है ग्रेटर हिमालय दैट इज हिमाद्री, उसके बाद है पीर पंजाल रेंज। तो इन दोनों रेंज के बीच में यहाँ पर है कश्मीर वैली, ठीक। ये दोनों हिल्स के बीच में, ये हिल्स है और ये है वैली, वैली इज कश्मीर वैली। तो इसका आंसर होगा हाँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना की हमें ट्रिब्यूटरीज देखनी है और अरेंज करना है उनको वेस्ट टू ईस्ट। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फेमस सेम क्वेश्चन है एज इट इज़ रिपीट हुआ है। वेस्ट टू ईस्ट हमको अरेंज करना है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, हाँ। देखो इसको याद करने की ट्रिक है CSBK, CSBK। ये क्यों बोल रहा हूँ? चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, ऐसे याद करना है CSBK, चंबल सिंध बेतवा केन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, ये हो जाएगा आंसर। याद कर लेना, बाकी और भी हैं जैसे टोन्स रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है ना। तो फिलहाल इतना समझो कि CSBK इंपॉर्टेंट है, यही मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या गलत है इसमें? मिनरल्स और उसके माइनिंग सिटी से हमको मैच करना है। कॉपर चित्रदुर्ग में है, आयरन बेल्लारी, मैग्नीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी, मैच करो। देखो थोड़ा सा अजीब तरीके से फ्रेम है ये क्वेश्चन, मतलब लाइन बाय लाइन होना चाहिए था, मतलब सही से प्रिंट नहीं है तो उसके लिए सॉरी। देखो आयरन ओर तो हमको पता है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो मिल सकता है हमको। इसको याद करने का तरीका क्या है? IDGC, ठीक है। आयरन और धारवाड़, तो धारवाड़ जो है ना कर्नाटका वाला रीजन है, और गोंडवाना में कोल मिलता है GC। देखो मैंने ऐसे ही याद किया था IDGC। ID वाला जो I से आयरन और D से धारवाड़, धारवाड़ वाला प्लेटिव है वहाँ आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, और G मतलब गोंडवाना प्लेटिव, GC घटना चक्र। तो C से कोल होता है और मिलता है सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोंडवाना वाले रीजन में, छोटा नाग के आसपास वाला प्लेटिव जो है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इससे हम ये आयरन को धारवाड़, धारवाड़ केरला, केरला बेलारी, तो आंसर 2 सही होगा हमारा। नॉट करेक्टली पूछ रहा है। और हाँ इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? भी बॉक्साइट, बॉक्साइट है कटनी, ये भी सही है। तो 1 और 3 नॉट करेक्ट है, 2 और 4 करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरसन रीजन, अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो क्या अहमदाबाद सबसे बड़ा सेंटर है क्या इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल का? देखो कभी हुआ करता था, ठीक है, पास्ट में इट वॉज द मेजर सेंटर बिकॉज, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो सोचो होगा ही, जब मैनचेस्टर बोल रहे हैं हम इसको, है ना, कॉटन टेक्सटाइल का हब था इंडिया, बट अभी नहीं है, अभी मुंबई है। राइट नाउ मुंबई इज़ हब। तो ये हो जाएगा गलत,
अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। तो सही बात है, तो इट हैज़ नो प्रॉब्लम विद द रॉ मटेरियल। देखो ये सही है, बट उसका स्टेटमेंट जो है ना, एजर्शन, वो गलत है। देखो यहाँ पर चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, चाहे अहमदाबाद हो, बोथ आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। और एमजी के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल होगी तो क्या होगा, कॉटन सबसे ज़्यादा होगा। कॉटन सबसे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अहमदाबाद, मुंबई और इन सब एरियाज़ में कॉटन के हब्स बन सकते हैं, टेक्सटाइल हब बन सकते हैं, है ना। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मुंबई है, लेकिन अहमदाबाद कभी हुआ करता था। तो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ठीक है, मतलब हीटिंग ना हो इंडिया में, मतलब इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में, अर्थ की सरफेस में, तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, -18 हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, या -20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर क्लास 11th की ज्योग्राफी अपन ने ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि -18 हो जाएगा अगर ग्रीन हाउस होना बंद हो जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ना हो तो इसका आंसर हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कंट्री और कैपिटल को हमको मैच करना है। एक क्वेश्चन कंपलसरी था हमेशा से पहले, जहाँ कंट्री और कैपिटल से एक क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ, तो मोरक्को रबात, अभी हमने देखा मोरक्को फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहा है, तो कैपिटल तो याद कर ही लो उसकी। ट्यूनीशिया ट्यूनिश, सही बात है। अल्जीरिया अल्जेरिस, सही बात है। अब देखो अगर इसमें कन्फ्यूज़न होता तो किस में होता, ये बताओ। ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं ना, बी और सी, तो बी और सी में तो नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेल भी सेम कर रहे हैं, तो हो सकता है ए और डी में आप कंफ्यूज होते। अगर मोरक्को रबात पता होता, फुटबॉल के फ़ैन होते आप, तो केप वर्डे बमाको मारते, तो ये होता गलत, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। बमाको जो है वो माली की कैपिटल है, ना कि केप वर्डे की। केप वर्डे की कैपिटल क्या है, प्राया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स और कंट्री को मैच करना है। दीज आर द माउंटेन्स और ये है कंट्री। एटलस माउंटेन कहाँ है, मोरक्को। अभी हमने देखा रबात। किलिमंजारो तंजानिया, पता होगा। अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका। चिम्बारोज चिम्बोराजो इक्वाडोर। पायरनीज फ्रांस, पायरनीज रिपीटेड है, और बाकी एटलस भी रिपीटेड है, और बाकी ये सारी वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स के लिए तैयार हो जाओ। अब जो है ना, वॉल्केनिक माउंटेन्स काफ़ी पूछी जाएंगी, मतलब पीछे के पेपर्स में, तो याद करते चलो इनको, ठीक है, काम ही आएंगी। तो इसका आंसर मैच कर लेना, 4321। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अच्छा, इक्वेटर किससे किससे पास नहीं होती है। देखो एक काम ज़रूर करना यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, और इक्वेटर, और इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मेनली इससे ही क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कंट्री सिचुएटेड हैं यहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन से हैं, कैंसर पे कौन से, इक्वेटर पे कौन से हैं। तो ये कंट्रीज़ को आप बार बार अगर 2-3 बार मैप में देख लोगे ना, तो आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सिचुएटेड हैं। मुझे देखो बताने में बहुत टाइम लगेगा, इस वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ, बट आप लोग खुद देख लेना। इक्वेटर का मैं देखो यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से सुनो। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कर लेना खुद से। हाँ, तो कौन सिचुएटेड है जहाँ से पास नहीं होती है इक्वेटर। गैबोन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनिया एंड रवांडा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हाँ, इक्वेटोरियल गिनिया और रवांडा, ये दोनों से इक्वेटर पास नहीं होती है। आंसर होगा 3 और 4। देखो याद कर लेते हैं इसको, कहाँ कहाँ से पास होती है। तो सबसे पहले याद रखो 13 कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ से पास होती है इक्वेटर। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, पहले आते हैं हम अपने साउथ अमेरिकन आइलैंड में, वहाँ से चलते हैं इक्वेटर को लेकर। इक्वाडोर, साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं।
इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। इन तीनों से सबसे पहले पास होकर निकलती है इक्वेटर। ये हो गया साउथ अमेरिका कंट्रीज़। ऐसे ही याद करना है, देखो ट्रिक विक मत बनाना, इसमें थोड़ा भूल जाओगे। एंड अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? साओ तोमे, प्रिंसिप, देन गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दोनों अलग कंट्रीज़ हैं, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। तो यही सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, साओ तोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, केन्या, सोमालिया। याद हो गया? अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद आते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट बच गया है? अपना वाला एशिया कॉन्टिनेंट, यही तो आएगी बाद में। तो इंडिया के नीचे है, इक्वेटर पास हो रही होती है, किसको किसको लेके जाती है? मालदीव्स को लेके जाती है। मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। ठीक है, याद कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट है। डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? डार्लिंग रेंज कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होगा, मैं डेजर्ट वाला ही क्वेश्चन था तो उस टाइम मैंने मैप बनाया था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, हाँ, डार्लिंग रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, किस तरफ है? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में है, सदर्न कोस्ट में है, या ईस्टर्न कोस्ट में है, या साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है? तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो है ना, ये वाला, यहाँ पर डार्लिंग रेंज सिचुएटेड है। देखो ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ना, वो ध्यान से बनाना, ये किस में डिवाइडेड है, ठीक है? तो कितने उसमें डिवाइडेड है और कौन कौन सा स्टेट है इसमें ना, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, थोड़ा पूछ लेता है इसकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद, हाँ मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो हैं ये साइक्लोन्स हैं। तो इन साइक्लोन्स को हमको मैच करना है कि कहाँ कहाँ किस किस रीजन में साइक्लोन्स आते हैं। तो हमें पता है टाइफून्स कहाँ आते हैं, टाइफून्स के बारे में पता होगा, चाइना, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट फेमस, C2D1, आंसर आ गया है। बाइगुओ, ये है फिलीपींस, एंड हरिकेन्स USA में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन। हमारे इंडियन ओशन से कौन कौन से करंट एसोसिएटेड हैं? फ्लोरिडा करंट, कैनरी करंट, ओगलास, कुरिल करंट। देखो करंट वाला मैप मैंने देखने को बोला है ना, क्लास 11th की ज्योग्राफी, और 2-3 चैप्टर एंड में जाके देखोगे, वहाँ पे करंट काफ़ी अच्छे से मैप दिया हुआ है, सारे करंट वहाँ मेंशन है, बहुत अच्छा मैप बना हुआ है। उस मैप को देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुरंत हो जाएगा। तो इंडियन ओशन की बात कर रहा है, तो ओगलास करंट इंडियन ओशन में है, ठीक है। ओगलास, यहाँ ओगलास है, इंडिया और ये अफ्रीका के बीच में ओगलास है। देन यहाँ बैंगोला है, देन ऐसे करके सारे करंट बने हुए हैं। फ्लोरिडा करंट ऊपर है, वहाँ पे USA के कोस्ट पे है फ्लोरिडा। कैनरी करंट हो गया, कुरिल करंट हो गया, तो इसका आंसर है ओगलास। पोस्टमासबर्ग and its adjacent area of South Africa is major producer of which of the following minerals? तो ये जो है ना, ये साउथ अफ्रीका के आसपास का एरिया है, तो ये किस चीज़ का मेजर प्रोड्यूसर है? सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे? यूरेनियम होता है, बॉक्साइट होता है, मैग्नीज या माइका? तो इसका आंसर है मैग्नीज, सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। पोस्टमासबर्ग याद कर लेना। इन मलेशिया किंटा वैली, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किंटा वैली जो है वो फेमस है काहे के लिए? रबर होता है सबसे ज़्यादा, टिन होता है, टी होता है, या कॉफ़ी होता है? किंटा,
किंटा किंटा, तो टिन होता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कंट्री और आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया को मैच करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। कजाकिस्तान, करागंदा, सही है। देन यूक्रेन, क्रिवोय रोग, ये भी सही है। फ्रांस में पायरनीज रीजन है, वो भी सही है, पायरनीज वहाँ पे माउंटेन रेंज भी है। और जर्मनी नॉर्मंडी, देखो नॉर्मंडी जो है ना वो फ्रांस में है, ठीक है। आयरन ओर रीजन की बात कर रहा है, नॉर्मंडी इज इन फ्रांस। तो ये समझ में आ गया ना, ये गलत होगा, आंसर सी होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप्ड। सिट्रस फ्रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। मानसून रीजन होता है जहाँ पे सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा होते हैं, बताओ। ट्रॉपिकल हाईलैंड रीजन होता है, मेडिटेरेनियन होता है, या इक्वेटोरियल रीजन होता है। तो इसका आंसर है मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है और समर क्या होते हैं, समर ड्राई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट अ नेटिव ऑफ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड की कौन सी ट्राइब नेटिव नहीं है। हालचू, रेंगमा, ओंग या शोम्पेन, कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो रेंगमा जो है ये नागालैंड से हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक और अंगामी, अंगामी ट्राइब पढ़ा था ना ऊपर, अंगामी ट्राइब, ये भी नागालैंड में रहते हैं, नागाज हैं बेसिकली। अंगामी कहाँ पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था यहाँ पे, अंगामी नागालैंड। तो ये ट्राइब्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतने ग्रुप्स हैं और हमें इनके कंट्रीज़ को मैच करना है। ये कंट्रीज़ हैं, तो ज्यूज कहाँ रहते हैं, मेनली इज़राइल में ही रहते हैं, ठीक है। लुर ईरान एंड टेडा इजिप्ट, बेजा लीबिया, ठीक है। ऐसे ही याद करना जैसे इसमें है ये ज्यूज, तो पता होगा आपको, बाकी में डाउट हो सकता है, बट क्या ही कर सकते हैं, ऐसे टफ क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड। इंटरस्टेट काउंसिल कहाँ दिया है, 263 में, मैंने बता चुका हूँ ऊपर। कब बताया था, जब पूछा गया था इंटरस्टेट काउंसिल किसने रिकमेंड की है, तो उसका आंसर था सरकारिया कमीशन। और हमने उस समय बताया था, पिछले साल ही क्वेश्चन था, पिछले साल क्या मतलब ये 20 वाला है, 21 वाले पेपर में शायद था। तो वहाँ पे सरकारिया कमीशन था, तो वो उस समय 263 आर्टिकल के अंडर इसको रिकमेंड किया गया था। प्रेसिडेंट इसको बेसिकली सेटअप करते हैं। तो ये हो गया, नॉट करेक्टली पूछा है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ये भी पता होगा। यूपीएससी आर्टिकल 315, सही है, 323 तक है पार्ट 14 में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है ना, ट्रिब्यूनल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और कौन से, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल फॉर अदर पर्पस, ये 323B में है। और ये दीज बोथ ए एंड बी आर एडेड आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें देखो गलत तो कुछ नहीं है, सारे सही लग रहे हैं हमें, कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बताओ। CVC किस आर्टिकल में दिया हुआ है, 268, 280, 276, नन ऑफ द अबव। तो CVC का भाई कोई आर्टिकल ही नहीं है। पहले तो CVC एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सेटअप हुआ था 63, 64 में। संथानम कमेटी आई थी ना, संथानम कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, दो बॉडी सेटअप करो आप, कौन कौन सी, एक CVC सेटअप करो और एक CBI सेटअप करो। पहले तो सेटअप हो गई ऐसे, बाद में इसका एक्ट बना।
सीवीसी एक्ट बना कब है पता है? 2003 में बना है, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which region of the country had conferred special status under the article 371J of the constitution of India? 371J में कौन सा स्पेशल स्टेटस है, किस स्टेट को है बताओ? नागालैंड को है, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, कर्नाटका, लद्दाख। देखो आप लोग सोच रहे होगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया ना, 371J पूछ रहा है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँ कि एक ट्रिक से आप सारे जितने भी स्पेशल हैं ना 371 के अंडर, देखो 371 एबॉलिश हुआ है, 371 तो अभी भी स्पेशल स्टेटस कुछ स्टेट्स का है ना, तो वो अभी भी वैसा ही है। तो इसको याद कर लो, इसके सारे आर्टिकल्स। देखो मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है, कोई बस मजाक मत उड़ाना इसका स्ट्रिक का। नामत्स मियाँ गोवा कर, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे याद करेंगे, नामत्स मियाँ, मियाँ नामत्स मियाँ गोवाकर, ठीक है, ऐसे याद किया था मैंने, नामत्स मियाँ गोवाकर। अब देखो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, 371 में सबसे पहला 371 के अंडर आता है एमजी, महाराष्ट्र गुजरात आते हैं, ठीक है। उसके बाद चालू होगा अपना, एन से होगा नागालैंड, नागालैंड। ए से क्या होगा, ए से होगा असम, असम। नागालैंड, इसके पहले महाराष्ट्र गुजरात, ये किसी अंडर में नहीं है, ये ऐसे ही है 371 में। ये ए 371 ए है नागालैंड, ये ए है, ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, देखो लिख देता हूँ। अच्छा, ये ए है, ये बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, 371J किस में आ रहा है? कर्नाटका आ रहा है, कर्नाटका एंड हैदराबाद। मतलब हैदराबाद तो छोड़ सकते हो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कर्नाटका हैदराबाद दोनों दिए हैं जे में, तो आप सिर्फ कर्नाटका याद करो, ठीक है। बाकी देखो बता देता हूँ मैं, नागालैंड हो गया, असम हो गया, असम के बाद अपना क्या आ जाएगा, मणिपुर, मणिपुर। देन आएगा एपी, अरुणाचल प्रदेश, नहीं नहीं अरुणाचल प्रदेश नहीं है ये, आंध्रा है, आंध्रा एंड तेलंगाना, दोनों आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आंध्रा एंड तेलंगाना। इससे आ जाएगा सिक्किम, मियाँ, मी से क्या आएगा, मी से आएगा मिज़ोरम, और ए यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी इस वाले में, एच में होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर है गोवा, देन है कर्नाटका, गोवा से आई है और कर्नाटका से जी है, ठीक है। ऐसे ही याद करना, नामत्समिया गोवा कर, नामत्समिया गोवा कर, एक दो बार लिखोगे ना अपने नोट्स में तो याद हो जाएगी ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जितना भी सीखा है ना मैंने, कुछ भी हो, ठीक है, वो इजी ही बनाना है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो मतलब अब बहुत ज़्यादा इतना समझ लेना कि जितने भी ट्रिक्स हम बता रहे हैं, कुछ भी करो, नोट्स करो, नोट करो उसको, तो ये समझ लेना 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे अगर जितने भी अभी आ रहे होंगे। ये सिर्फ ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ बीच में, जैसे संथानम कमेटी हो गया, दो चीज़ें रिकमेंड की, सीबीआई और सीवीसी उस 1964-63 में, तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में एक स्टोरी की तरह लो, जैसे जैसे हम इसको डिकोड कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा समझते जाना, बाकी यार देखो एंड में जब सीरीज़ के बहुत ज़्यादा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखते रहो उसको। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। कितनी अच्छी बात कर रहा है कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर है वो कॉन्टिन्यूटी और चेंज के एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। सही बात है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल और सेंट स्टाइल, सारी स्टाइल्स का मिक्सचर है भाई। मॉडर्न स्टाइल भी है उसमें, ट्रेडिशनल स्टाइल भी है और सेंट स्टाइल भी है। देखो एक फेमस सेइंग है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट,
लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस भी जनरेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखेंगे ना, उस जनरेशन में वो उस चीज़ को वो सही बताने लग जाएगा, मतलब कि वो वैलिड होगा उस टाइम के लिए भी, चाहे मॉडर्न स्टाइल हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे सेंट स्टाइल हो, हर जगह वैलिड होगा ये। तो कितनी अच्छी बात बोल रहा है ये। तो दोनों होगा सही, और आर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 की बात करता है अटॉर्नी जनरल। पेन, हाँ। तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, इट इज़ द एलिजिबिलिटी कि अटॉर्नी जनरल उसको अपॉइंट कर सकते हैं जो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हो। सही बात है। अटॉर्नी जनरल वही रिम्यूनरेशन रिसीव करेगा जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करे। भाई देखो, पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करती है, जो इनका ऑफिस है ना वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है इनको कितना पैसा वैसा देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओनली वन। मैच करना है हमको ए और बी से। आर्टिकल 61। हाँ, आर्टिकल 61 किससे मैच कर रहा है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये है। प्रेसी का इम्पीचमेंट होता है, सबसे कठिन प्रोसेस। आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ। 67B, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है इसमें, वाइस प्रेसी। देन आता है 94 और 90। ठीक है, इसमें स्पीकर है और एक है वाइस चेयरमैन। तो 94 से हम स्पीकर को हटा सकते हैं, और आर्टिकल 90 की हेल्प से हम वाइस चेयरमैन को हटा सकते हैं। वाइस चेयरमैन राज्यसभा का जो होता है ना, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट को तो हटा दिया हमने 67B से। लेकिन जो चेयरमैन है, हाँ, वाइस चेयरमैन है जो राज्यसभा का, उसको हटाते हैं हम 90 से। वाइस चेयर मतलब डेप्यूटी चेयर, डेप्यूटी चेयरपर्सन। कंफ्यूज मत होना, वाइस चेयर बोल रहा हूँ तो इसको मैच कर लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हम्म, ठीक ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 22 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, या 22 जुलाई 1948? तो 22 जुलाई 1947। देखो, अगर यहाँ पे आप लोग वो बताते, मतलब गेस करते, तो क्या कहाँ पर आते? देखो, जुलाई यहाँ भी है, 22 जुलाई, 22 जुलाई यहाँ भी है, तो इन्हीं दोनों में गेस होता। ऊपर वाले में तो रिस्क नहीं लेते ना, तो 50-50 तो वैसे भी बन रहा था। ठीक, वैसे याद कर लो, या मतलब डेट्स जो है ना सबकी याद होनी चाहिए। तो इसमें हाँ, क्या याद करना है? नेशनल फ्लैग तो याद कर लोगे यहीं से ही, 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम याद करते हैं हम, नेशनल सॉन्ग याद करते हैं, और कुछ है, नेशनल एम्बलम। एम्बलम भी याद ही हो जाएगा, क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 को ही आ गया था। ठीक है, यही डेट है ना जब हम रिपब्लिक हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम याद कर लो। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, ये लिखा हुआ है नेशनल एंथम। और नेशनल सॉन्ग भी सेम डेट को, 24 जनवरी 1950। तो इनके बारे में कुछ जानना है क्या? नेशनल एंथम पता है ना, जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। आजकल चल रहा है ना वो, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गई है, 6 स्टैंजा ऑफ द वंदे मातरम आर कंपलसरी, है ना? तो और वैसे ही वही रेस्पेक्ट देनी है जो हम नेशनल एम्बलम एंथम को देते हैं, वैसे ही रेस्पेक्ट देनी है, ऐसा करके चल रहा है आजकल। तो ये 24 जनवरी 1950 को आया था।
कितने लोग हैं जिनको याद है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम? तो इसका हाँ याद हो गया, मतलब याद कर लेना इसको, बाकी चीज़ें एंथम सॉन्ग और फ्लैग। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था सॉन्ग वंदे मातरम, आनंद मठ में है उनकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या गलत है इसमें? ये तो यार बहुत इजी है, पार्ट वाला आप लोगों ने पार्ट अभी तक याद भी कर लिए होंगे, तो ये वाला करके बताओ। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आती है? फोर्थ ए में है, स्टेट्स सिक्स पार्ट में है, अटॉर्नी जनरल थर्टीनथ में है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट फोर्टीनथ में है। बताओ। तो पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, फोर्थ ए में है, सही है। स्टेट्स सिक्स पार्ट में आता है, पार्ट फिफ्थ में अपनी यूनियन गवर्नमेंट आती है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और सिक्स पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट आता है पूरा। सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट्स पार्ट फोर्थ में आता है, कई बार हम बता चुके हैं, 315 से 323 आर्टिकल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13। तो ये पार्ट 13th नहीं है भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ना, अपनी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है ना ये, तो किस में आएगा? पार्ट फिफ्थ में आएगा। आर्टिकल ऊपर बताया था हमने 76 आर्टिकल, तो आर्टिकल से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस पार्ट में आना चाहिए इसको। तो इसका आंसर होगा, नॉट पूछा है तो सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात और कुछ तो इसमें है नहीं यार सच बताने लायक। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप? याद कर लो इसको भी। सिटीजनशिप किस आर्टिकल में आता है? पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरीज है, पार्ट सेकंड में आता है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में 5 से 11 आर्टिकल है, 5 to 11, तो ये होगा आंसर सही। ठीक है, ये सब देखो रटने वाले क्वेश्चन हैं, इनको जितना ज़्यादा मैंने बार बार बोला है कि आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक रटा होना चाहिए, है ना। तो वो उसमें कम से कम आपको फोर्थ ए मतलब यहाँ तक, ये जो है ना ऊपर फोर्थ है, यहाँ तक आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक चीज़ें याद हो जाएंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। शेड्यूल पार्ट कर लोगे ना तो मतलब फ़ायदा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या गलत है इसमें? आर्टिकल 39 है, देखो वही मैंने बोला 51 तक याद होता तो ये भी हो जाता। 39 ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सही बात है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा उत्तराखंड, दो जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक और है स्टेट ना, आई थिंक गुजरात है, उत्तराखंड पहला था ना, गोवा में तो पहले से था, बिफोर इंडिपेंडेंस वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। उत्तराखंड बना है उसके बाद एक स्टेट है शायद, पता नहीं, चेक कर लेना एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड कितने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो गया है, आ सकता है क्वेश्चन। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव गिवन इन द आर्टिकल 50 नॉट 48। तो 48 में क्या है? 48 में पता है क्या है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सारे ही मतलब उससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो क्या ही बोलूँ मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी गलत है ना, तो डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 3 के अंदर बाय लॉ क्या पॉसिबल नहीं है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं क्या हम आर्टिकल 3 के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं। नए स्टेट बनाए थे ना हमने, कौन कौन से? उत्तराखंड, तेलंगाना, ये नए नए स्टेट्स बनाए हैं हमने। फिर अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, तो हम एरियाज को भी अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी का एरिया किसी में बढ़ा दिया, किसी का एरिया किसी में कर दिया, तो ऐसे करके म्यूचुअल कॉन्सेंट से दोनों स्टेट की और सेंटर वहाँ पे इंक्लूड करके बनना हो सकता है ऐसा, आर्टिकल 3 में चेंज हो जाएगा वो। और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये भी चेंज होता है। तीन चीज़ें चेंज हो गई, किस क्या क्या हो गया? नेम हो गया, केरला का केरलम, बाउंड्रीज टेरिटरीज बता ही दिया मैंने, यहाँ लिखा भी है, ये बाउंड्रीज
और एरिया हो गया, एरिया भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली चेंज होती। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बाहर से कोई स्टेट है, मान लो सिक्किम, तो सिक्किम को जब लाएंगे तो आर्टिकल 3 के अंदर नहीं लाएंगे ना। बात समझ में आ रही है? 2 में आएगा आर्टिकल। देखो पहले जब सिक्किम आया ना तो आर्टिकल 2A में ही आया था, मतलब एसोसिएट स्टेट जब बना था, बाद में 2A आर्टिकल को डिलीट किया गया और उसको फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जो बाहर से कोई एडमिशन होगा ना किसी स्टेट का, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। और अंदर के जो स्टेट है उसमें कुछ करना है, नाम बदलना है, बाउंड्री एरिया कुछ भी करना है, तो वो सब आर्टिकल 3 का पार्ट है। क्लियर? ठीक है। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मिनिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कम से कम मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कितने हो सकते हैं किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को मिलाकर। तो कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। कैसे पता 12 हो सकते हैं? अरे भाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये पूरा मेंशन है। ठीक है, क्या मेंशन है? मेनली ये समझ लो 15% जितने भी असेंबली असेंबली के मेंबर्स हैं, उसका 15%। जैसे अगर मान ली यूपी में 400 मेंबर है, वैसे 403 हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग जाएं। अगर 400 के 15 4 जो 60, तो 60 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग आरसीएम, तो ये बन सकते हैं मिनिस्टर्स यूपी के टोटल। ठीक है, इसीलिए फिर इसका 15% बोला है मैंने। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? और हाँ, मिनिमम 12 हो सकते हैं। ये भी नहीं कि कोई छोटा स्टेट है, जैसे मान लो कि गोवा है, गोवा में 40 सीट्स हैं, तो क्या वहाँ पे 15% लगाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे मिनिमम 12 लोग हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को मिला के मिनिस्टर्स। तो ये ऐसे समझ सकते हो, इजी है थोड़ा समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है इंडियन पार्लियामेंट की? ये भी क्वेश्चन बार बार आया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पटिशंस। देखो एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं एंड ऑल मेंबर्स बिलोंग टू द राज्यसभा, लोकसभा, सभी लोकसभा से होते हैं। और एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड पब्लिक कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। 15 बिलोंग टू द लोकसभा एंड 7 टू द राज्यसभा। ज्वाइंट सेटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक। ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है, तो क्या रिजॉल्व करने के लिए? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे हो सकती है, मनी बिल पे हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे हो सकती है, या अप्रोप्रिएशन बिल पे हो सकती है। तो ज्वाइंट सेटिंग कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, सिर्फ ऑर्डिनरी पे ही होती है। मनी बिल पे हम ज्वाइंट सेटिंग नहीं बुला सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे भी अलग अलग हाउस से मेजॉरिटी चाहिए होती है, वहाँ अलग अलग पास करवाना होता है। अप्रोप्रिएशन बिल भी मनी बिल, मतलब वो बजट में ही आ जाता है अंदर, तो ऑर्डिनरी ही होगा आंसर इसका। इन रिमूवल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पार्लियामेंट्री डज नॉट प्ले एनी रोल। किसके रिमूवल में, हटाने में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है? हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, या यूपीएससी के चेयरमैन का, या कैग को हटाना हो तो बताओ। देखो हाई कोर्ट के जज कैसे हटाए? देखो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं पहले। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस पार्लियामेंट से होकर जाता है, और जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी हम उसी हिसाब से हटाते हैं जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया हो। तो ये दोनों तो बहुत कठिन प्रोसेस हो गए। फिर कैग की बारी आती है। कैग भी सेम एज रिमूव्ड लाइक द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही कैग को हटाना होता है। अब बच गया यूपीएससी का चेयरमैन, या यूपीएससी के मेंबर्स भी हो गए, तो इन सबको हटाने का प्रोसेस नॉर्मल है। ठीक है, इनको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट ही हटा सकता है इनको। एक फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट करानी होती है, और उस फॉर्मल इंक्वायरी वो सुप्रीम कोर्ट से होकर जाती है, उसके बाद इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बता दे कि इनका बिहेवियर मतलब मिसबिहेवियर है, तो मतलब यूपीएससी के चेयरमैन को हटाया जा सकता है, इतना समझ लो बस। 1 2 आंसर होगा इसका 3। हाँ, नॉट प्ले ना।
हाँ, पार्लियामेंट का रोल नहीं है इसमें, तो 3 में नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनंसिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, भाई इससे इजी क्वेश्चन तो मत मांगना, है ना। इसका आंसर पता होगा सबको, केशवानंद भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन वहीं से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला है, इंडियन फेडरलिज्म इज अ क्वासी फेडरल। इंडिया के फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल बोलते हैं क्या? सही बात है, क्वासी फेडरल ही है। क्वासी का मतलब है हाफ, हाफ फेडरल है इंडिया। मतलब ये केसी वियर ने बोला था, ये जो स्टेटमेंट है। हाफ फेडरल का मतलब होता है कि इंडिया टिल्टेड है, इसका फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ नॉट अ ट्रू फेडरल, ये टिल्टेड है टूवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब उसकी पावर ज़्यादा दी गई है ना फेडरल में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। इंडिया इज हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भाई ये भी सही है, बट इसमें अलग अलग है ना, दोनों दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कोई रीज़न थोड़ी ना है इसका। हाँ, इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट रीज़न नहीं है। अगर ऐसा बोलता कि यूनियन गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू स्टेट, तो उसको मान लेते हैं हम कि वो जस्टिफिकेशन है, तो इसका नॉट वाला होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पार्ट फिर से वही है, इजी क्वेश्चन, पार्ट सारे शेड्यूल सारे याद कर लो। तो पंचायती राज सिस्टम किस में आता है? 9th में आएगा, 6th में आएगा, 3rd या 4th ए? देखो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, 4th ए हमने फंडामेंटल ड्यूटी देखी है, 6th हमने स्टेट देखा है, 3rd इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट, तो 9th बच गया। 9th जो है ना, वो पंचायती राज सिस्टम है। 9th ए म्यूनसिपैलिटीज़ वाला है, और 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द थर्ड टीयर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम? थर्ड टीयर, ठीक है। तीसरा टीयर कब ऐड किया गया था? मतलब तीसरा टीयर इन द सेंस थर्ड गवर्नमेंट। दो टीयर थे पहले हमारे पास, कौन कौन से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो टीयर हैं। थर्ड टीयर कौन सा है? पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज़? ये जो तीसरा टीयर है ये कब ऐड किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कब हुआ है? ये हुआ है 1992 में कि 1 में, बताओ? 1992 में हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करोगे ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मतलब थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस ऑफ द पंचायत आर वेस्टेड इन। सुपरिटेंडेंट करना, डायरेक्शन और डायरेक्शन देना और कंट्रोल करना इलेक्शंस को, सारे इलेक्शंस को पंचायत के, ये किसके अंदर वेस्ट है? ऐसी पावर कौन कर सकता है ऐसा? गवर्नर कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका आंसर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इट इज़ गिवन इन द आर्टिकल 243 के। देखो पंचायत के इलेक्शन हैं, लोकल इलेक्शंस बोलते हैं इनको, तो म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत के इलेक्शन स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है, आर्टिकल 243 के। और हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो वो लोकसभा और राज्यसभा और अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराएगा। गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर का कोई रोल नहीं है इलेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग करंट अफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया? कौन सा मेथड यूज़ करते हैं पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में? हेड काउंट रेशियो करते हैं, कैलोरी इनटेक से भी किया जाता है। कैलोरी इनटेक से याद आया, अलग जो कमेटी थी ना, अलग वाई के अलग कमेटी थी, तो इस कमेटी ने कैलोरीज पे मेज़र किया था। ठीक है, 2400 कैलोरीज ये रूरल एरियाज़ में पर पर्सन पर डे होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, और 2100 कैलोरीज अर्बन में मिलनी चाहिए पर पर्सन पर डे, तभी वो गरीब नहीं है, नहीं तो वो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर
ये भी सही है। पर कैपिटा इनकम, देखो पर कैपिटा इनकम में कभी पॉवर्टी नहीं मेज़र कर सकते ना हम, मतलब ये नहीं मेज़र कर सकते, इट इज़ नॉट अ ट्रू क्राइटेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 होगा, 4 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन। मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुइस विर्थ या लुइस डुमोंट? तो देखो ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो स्किप कर दो इसको। रॉबर्ट एजरा पार्क, सोशोलॉजी के, बोला था ना, एक फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का, सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो टॉपिक है ना, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। तो वो उसमें बुक्स वगैरह पूछता है, ये सब यही सब पूछता है। मार्जिनल बैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन अटैच्ड ऑफिस अंडर। तो ये जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस है, ये किसके अंदर अटैच्ड ऑफिस है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटरीट या नीति आयोग? तो इट इज़ अंडर द नीति आयोग। देखो मॉनिटरिंग कर रहा है ना, इवैल्यूएशन कर रहा है, और काम नीति आयोग का यही होता है, इसीलिए नीति आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। देखो बजट का क्वेश्चन है ये, स्किप करना पड़ेगा। करंट अफेयर, फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली। देखो अभी मैंने समझाया था ऊपर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। तो यही है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बेसिकली। तो ये अलग कमेटी भी समझाया था ऊपर, अलग कमेटी ने ये बोला था। ठीक है, ये सारी कमिटीज़ जो है ना, रंगराजन, लक्कड़वाला, तेंदुलकर, ये सारी कमिटीज़ मैं एक बार बता चुका हूँ। एक बार क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने वहाँ पे ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है। अलग कमेटी कब आई थी? 1979 में आई थी ये 1979 में ही आई थी अलग कमेटी। और तेंदुलकर कमेटी कब आई थी? यही है 2004 वाली कमेटी, जिसने बोला था, देखो अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। 2004 में क्राइटेरिया इन्होंने दिया था कि 447 447 रुपीज़, मतलब मंथली, पर मंथ, अगर रूरल एरियाज़ का कोई पर्सन कमा रहा है तो ही, मतलब इससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। और अर्बन एरियाज़ में ये क्राइटेरिया 579 था, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो आजकल तो कुछ नहीं होता यार, 400 500 रुपये दिन में कुछ नहीं होता है, मंथली की बात कर रहे हैं ये। 2004 का था, हालांकि क्राइटेरिया काफ़ी पुराना है। लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो, करंट अफेयर छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अ फायर अलार्म? फायर अलार्म में क्या यूज़ होता है? देखो फायर अलार्म से समझो, फायर लगी है तो फायर लगेगी तो क्या निकलेगा? आग निकलेगी, मतलब लाइट निकलेगी। लाइट क्या है? लाइट क्या है? फोटो है, सोलर है, वाटर है, क्या है? लाइट, फोटो है ना, फोटो को ही तो लाइट बोलते हैं। तो इसका आंसर देखो, ऐसे करके थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, सेंसिटिव चीज़ें, मतलब ये है ना, क्या सेंसिटिव होगा इसमें? लाइट सेंसिटिव क्या होंगे? फोटो सेल्स ही तो होंगे। सिंपल, मतलब ऐसे कॉमन सेंस लगा के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं यार, इनमें तो कुछ पढ़ना भी नहीं है। जैसे ही सेंसिटिव लगेगा तो अलार्म बज जाएंगे, अलार्म बज जाएंगे तो पता चलेगा कि आग लग गई है, आग लग गई है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें याद करना है, मेटल और उनकी प्रॉपर्टीज से। सोडियम की क्या प्रॉपर्टी है? सोडियम कैन बी कट इजिली। एनसीईआरटीज में काफ़ी फोटोज बनी हैं सोडियम को कैंची से, मतलब नाइफ से काटते हुए। ए का 4 हो जाएगा। देन सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है।
हीट होगा ये। तो लेड जो है ना पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसी को यूज़ करते हैं ना मर्क्यूरी थर्मामीटर में मेज़र करने में के लिए फीवर कितना है, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका आंसर मैच कर लेना जो भी हो, सी सी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन। देखो ये जो है ना नियोप्रीन, ये सिंथेटिक रबर है। काफ़ी बार नियोप्रीन आइसोप्रीन पूछा गया है। आइसोप्रीन क्या है? ये नेचुरल रबर है, नेचुरल वाली रबर दोनों ही है, वो सिंथेटिक वाली है। हाँ, अब थर्मोप्लास्टिक की बात हो रही है तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन तो नाम से ही पॉली आ रहा है ना, तो प्लास्टिक ही होगा। पॉलीथीन तो प्लास्टिक है ही है। टेफ्लॉन ही देखना था। टेफ्लॉन वो देखा है ना, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। कि स्टिक ना हो, मतलब कुछ भी चिपके ना, जो भी हम उसमें कुकिंग कर रहे हो वैसा। एजर्शन रीजन वाला फिर क्वेश्चन आ गया है। इनवर्ट शुगर इज स्वीटर देन सक्रोज। इनवर्ट शुगर जो होती है वो सुक्रोज से ज़्यादा मीठी होती है क्या? सही बात है। और इनवर्ट शुगर इज obtained बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज। हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं। रीज़न अदर्शन दोनों सही है और करेक्ट भी है। तो 90% केस पता ही होगा। हाँ, इनवर्ट शुगर क्या होती है? देखो, इनवर्ट शुगर इज मेड अप ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिला के बन रही है, तो फ्रक्टोज देखो सबसे मीठी शुगर फ्रक्टोज ही होती है। तो बट इसमें अगर बात करें हम, ये तो इन्वर्ट बना रहे हैं हम, तो इन्वर्ट बनाएंगे तो ये तो होगा ही, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर है तो मीठी होगी ज़्यादा ही सक्रोज से। और ये हाइड्रोलिसिस करके बनती है, इसका मतलब सक्रोज से भी जो पानी होता होगा निकाल लेते होंगे, तो सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन है तो आंसर इसका समझ गए होगे। नेक्स्ट है ब्लू वाइट्रोल कहाँ होता है? तो इट फंगिसाइड। ईओसिन, रेड इंक याद कर लेना। जिंक फॉस्फाइड जो चूहे मारने वाला होता है ना, रैट किल, उसमें जिंक फॉस्फाइड होता है, रोडेंटिसाइड। और सिल्वर आयोडाइड हम क्लाउड में जाके जब सीडिंग कर देते हैं ना, तो आर्टिफिशियल रेन हो जाती है। तो ब्लू वाइट रॉल जो है ना, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, कुछ लोग समझ गए होंगे। फंगीसाइड है, फंगी को मारने में इसको यूज़ करते हैं हम। A2B3, 2B3C1, ये आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ सिंथेटिक। इसमें से क्या सिंथेटिक नहीं है, मतलब नेचुरल होगा ना वो, सिंथेटिक नहीं होगा। तो फिब्रोइन, लेक्सैन, न्यूप्रीन, टेफ्लॉन। तो बताओ क्या नहीं है इसमें? तो इसका आंसर है फाइब्रोइन। ये जो है ना, ये क्या है? ये बेसिकली सिल्क वॉर्म से निकाला जाता है, ठीक है। तो मेडिकल एप्लीकेशंस में फाइब्रोइन का यूज़ होता है, और सिल्क से हम निकालते हैं इसको। इतना बस समझो, ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है बताने लायक। न्यूप्रीन मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये सिंथेटिक रबर होती है, सिंथेटिक रबर। टेफ्लॉन भी बताया है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन। इसमें से क्या नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें आयरन होता है? क्लोरोफिल में होता है, कोलेजन, केराटिन या मायोग्लोबिन। देखो मायोग्लोबिन जो है ना, इसमें होता है सबसे ज़्यादा आयरन, मतलब आयरन इसमें होता है बेसिकली। ये कहाँ मिलता है मायोग्लोबिन? एनिमल सेल्स में। एनिमल की जो मसल सेल्स होती है ना, उसमें प्रोटीन होता है ये, और इसमें मिलता है मायोग्लोबिन। और काम क्या होता है इसका? बेसिकली ऑक्सीजन को स्टोर करता है।
ऑक्सीजन स्टोरेज है। देखो ये सारे लगभग प्रोटीन ही है। कैराटिन भी एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स, नेल्स और इनमें मिलता है बेसिकली कैराटिन। कोलेजन भी पता होगा, कोलेजन स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। अब तो आर्टिफिशियल भी आ रहा है मार्केट में, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए लोग कोलेजन ले रहे हैं। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के बारे में तो सबको पता ही होगा कि प्लांट में जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, यूज्ड टू मेक फूड फॉर द प्लांट। देन नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद द जीन। जीन जो है ना, उसके अगर हम बेस के सीक्वेंस को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे, ब्रीडिंग बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटीन के डाइजेशन को कहाँ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, किस ऑर्गन में होता है? लीवर में होता है, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक? देखो मेनली प्रोटीन का जितना भी डाइजेशन है ना, इट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बट ये जो है ना पूरा पार्ट लेके चलेंगे हम इसको, तो स्टमक में सब आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका स्टमक होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का आंसर होगा स्टमक। स्टमक ही करना है इसका आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन मत करना। यूज ऑफ द पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर पॉलिश्ड राइस हम खा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेट्स होगा, विटामिन डी से होता है। ग्वाइटर, आयोडीन से होता है, आयोडीन की डिफिशिएंसी, यहाँ विटामिन डी की डिफिशिएंसी। अनीमिया, अनीमिया आयरन की डिफिशिएंसी से होता है। तो बेरी बेरी होगा आंसर, पॉलिश राइस के खाने से। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। खून को जमने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए हमें? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी? इसका आंसर है विटामिन के। अगर हमारी बॉडी में होगा तो ये होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। तो जो लेयर होती है ना बाहर, जहाँ ब्लड निकल रहा होता है, फाइब्रोनोजन की लेयर, तो उसको मतलब कोगुलेट करने में वो हेल्प करता है। मतलब यही है सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। काफ़ी लोगों को लगता होगा ये पॉसिबल नहीं है कि ब्रेन कैसे रेगुलेट कर सकता है हमारी हार्ट बीट, बट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और ब्रेन करता है। ठीक, कौन सा ब्रेन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगोटा, ये वाला जो ब्रेन है ना, ये बैक साइड होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो इसको ये रेगुलेट करता है बेसिकली जो हमारे हार्ट बीट होती हैं। पता होगा ना यार, मतलब जैसे बहुत तेज़ हो जाती है कभी कभी हार्ट बीट, हम बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सरसाइज करते हैं तब भी ऐसा होता है। हाँ, तो ये जो है ना पूरा, ये हमारा ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है उसको, ये समझ लेना, इतना ही है। उसके बाद इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, सही बात है। तो दोनों हो गए, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री। ट्री से क्या ऑब्टेन करते हैं हम? पेड़ से एसोफेटिडा, बिटुमेन, टिंकल या नन ऑफ द अबव? तो भाई एसोफेटिडा के बारे में पता होगा, हींग होती है ये, प्लांट की जो रूट्स होती है ना उसमें होती है। तो आंसर क्या होगा? हींग। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरिया आर कॉल्ड। सीक्वेंस जो कम्युनिटीज़ का है ना, वो बार बार सक्सेसिवली चेंज हो रहा होता है किसी एरिया में। मतलब आ रही है कम्युनिटी, फिर वो मतलब एक जनरेशन के बाद डिस्ट्रॉय हो रही है, या कोई उसको खा रहा है तब डिस्ट्रॉय हो रही है। तो प्रॉपर ये सीक्वेंस चलता रहता है किसी जगह पे। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, कम्युनिटी डायनामिक्स, सेरे, या पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेरे। ठीक है, ये हम बोलते हैं कि जब सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़
सक्सेसिवली बार बार चेंज हो रहा होता है किसी एक गिवन एरिया में, तो उसको हम सेरे बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव, देखो एक मेरे पास पीडीएफ है, उसमें सारे एनवायरनमेंट के जितने भी टर्म्स हैं ना, वो सारे टर्म्स मैं उससे करवा दूंगा। ठीक है, उसमें सेरे क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, फूड चेन, फूड मतलब कौन, इकोसिस्टम किसने दिया, इको बायो बायोस्फीयर रिजर्व किसने दिया, या ये सारे कॉन्सेप्ट किसने किसने दिए, ये सारा पूछता है यूपीपीसीएस। तो ये मैं करवा दूंगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल टूरिज्म होने का? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट को बढ़ाना, टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म विद स्मॉल स्केल ट्रेवल, या टू मैनेज टूरिज्म एनवायरनमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। देखो सस्टेनेबल टूरिज्म कहाँ होगा वो आप दिमाग लगाओ, ठीक है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म यही होगा ना, एनवायरनमेंट की जो बात करेगा, सीधी सी बात है। बाकी सब टूरिस्ट को बढ़ाना और मास स्केल पे करना ये सब फालतू का है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। हाँ, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इसी की बात मैं कर रहा था। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाला हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया, ये डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी, ये सारे जितना भी इन्वायरमेंट का है ना जो स्टैटिक है मोस्टली, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। मतलब थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं इसको पूरा करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं है, 4 और 5 पेजेस की शीट है टोटल, तो उसको करवा देंगे, हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? एल्टॉन, बेनेट, बर्कले या रैडजेल? तो आंसर है इसका इकोलॉजिकल ट्रांजैक्शन, बेनेट ने दिया था कॉन्सेप्ट। कुछ अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे इकोसिस्टम की बात अभी हम कर रहे थे, तो इकोसिस्टम टांसले ने दिया है, एजी टांसले, याद कर लेना इसको। और एक है इकोलॉजी, ओइकोलॉजी, इकोलॉजी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, हैकल ने। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट एडवर्ड सुएस ने दिया है। इकोलॉजिकल नीशे, ये दिया है ग्रिनल ने। देखो अभी इतना कर लो, मैं करवा दूंगा इसको, बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली अवेलेबल हो? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है सच, तो उसको ऐसे ही याद कर लेना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन नहीं है। बाकी सारी जो है ना वो मेनली ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह नाइट्रस होता ना, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये होते ग्रीन हाउस गैस। बट नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। क्लियर? Generally, environment can be classified in the following category. Which of the following is not a part of such category? तो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखो सारे इन्वायरमेंट होते हैं, फिजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, कल्चरल होता है, लेकिन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर होगा ए। अरेंज करना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को। राइज इन सी लेवल, किससे किससे ग्लोबल वार्मिंग होगी बताओ? अच्छा, सी लेवल बढ़ेगा, तो क्या ये इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का? ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बेसिकली ये समझना कि टेम्परेचर डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या सी लेवल बढ़ेगा? सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग, आइस मेल्ट होगी, मेल्टिंग ग्लेशियर भी होगा, तो ग्लोबल आइस ये बढ़ेगा, सी लेवल। डिजीज़ भी फैलेंगी, सही बात है, टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया, फंगाई और वहाँ ज़्यादा मतलब उनका सस्टेन ज़्यादा कर लेते हैं।
कोरल रीफ भी ब्लीच हो जाएगी। ऑल आर करेक्ट। देखो एनवायरनमेंट में हमेशा ये होता है, किसी का इम्पैक्ट होता है ना तो लार्जली सब पर ही होता है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम डोमिनोज इफेक्ट। सुना है? डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है, जब एक, वो गेम देखा है जहाँ पे सारे ये जो ब्रिक्स हैं ना वो अटैच होते हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, और ये बड़ी लंबी चेन होती है, तो अगर एक को गिराओ ना तो ये गिरता है, ये गिरता है, फिर सब एक से दूसरा अटैच होकर सारे गिरते चले जाते हैं, है ना? तो यही डोमिनोज इफेक्ट। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, सी का लेवल राइज होगा, स्प्रेड ऑफ डिजीज होंगी, है ना, कोरल ब्लीच होगा, और मतलब बाकी सारी चीज़ें जितनी भी है, सब रिलेट कर सकते हो उससे। नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चंबल सेंचुरी एक्चुअली पता है 3 स्टेट में है, बॉर्डर्स पे। ठीक है, एक है अपना यूपी, इधर है राजस्थान, और नीचे है एमपी। यहाँ पर है चंबल सेंचुरी, तो हरियाणा नहीं है उसमें। क्लीन एयर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर। NCAP को कब लॉन्च किया गया? 2018, 17, 20 या 19? आंसर है 19। 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आ रहा है, वो स्टार्टेड बाय आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द UN 1987। तो उस रिपोर्ट का क्या नाम था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 1987 में UN को सौंपी गई? ठीक है, तो उसका नाम क्या था? फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये नाम था। आवर कॉमन फ्यूचर, ये नाम था। सेकेंडरी रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, या फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट? तो आवर कॉमन फ्यूचर, इसी टाइटल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड यहीं से जनरेट हुआ था बेसिकली 1987 से, जब UN को ये रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से दी गई थी। ठीक है, ये जो थी ना, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ब्रंडटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, किसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, मतलब पता होगा ना, डायनासोर हो गया एक्सटिंक्ट, डोडो जो बर्ड थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब इस तरीके से इसको ले सकते हो। तो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इस वजह से क्या कॉज नहीं है, तो इससे तो एक्सटेंट होते हैं भाई, हैबिटेट चला जाएगा तो एक्सटेंट हो ही जाएंगे। टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ का ट्रेड इलीगली होगा तो भी चले जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो इंक्रोचमेंट होगा फॉरेस्ट में, तब भी ख़त्म हो जाएंगे। फायर से इतना एट सच इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर होगा बी। द बुक साइलेंट स्प्रिंग इम्पॉर्टेंट है, 1962 सेट द टोन फॉर एनवायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड, वॉज रिटन बाय। इसने 1962 में एनवायरमेंट मूवमेंट का एक बेस रखा था स्टार्टिंग में। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, या राजगोपालन? तो रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी बेस्ड अपॉन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यूट्रोफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या करेक्ट है? यूट्रोफिकेशन पता है ना, जैसे आसपास एक लेक होती है, छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसमें सारा जो अर्बन का वेस्ट है ना सब यहाँ पे जा रहा होता है। ठीक है, लेक धीरे धीरे जो इसका एल्गी हो जाता है, बेसिकली एल्गल ब्लूम बोलते हैं उसको। क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ से वेस्ट आ रहा होता है ना, दैट वेस्ट कंटेन न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाती है इसके अंदर की।
तो अंदर की ऑक्सीजन कम होगी तो सारी फिश वगैरह जो होती हैं सब मर जाती हैं इस लेक की। तो बेसिकली बीओडी जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसको, बट वो होती कम है यहाँ पे। क्वेश्चन पे आते हैं। तो इट डिक्रीज द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। तो यूट्रिफिकेशन से क्या समझाया मैंने, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो डिक्रीज हो गई। इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी। सही बात है, अभी मैंने समझाया कि न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाता है इससे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कमेंसमेंट प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है? 1992 1992 में आया प्रोजेक्ट एलिफेंट। सही है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1992 ही है, एक बार चेक कर लेना इसको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1972। मोस्ट फेमस। अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2025 में। चेक कर लेना क्या क्या हुआ है। शेड्यूल जो थे ना यहाँ 6 थे, यहाँ कुछ कम हुए, 4 हो गए हैं। कौन कौन से चेक कर लेना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 2002 में आया, तो ये सबसे एंड में होगा। 4 3124 सी होगा इसका आंसर। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट का जो मूवमेंट होता है, जो इकोसिस्टम से होकर जाता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोलॉजिकल साइकिल। तो जो सबको लेके बात कर रहा हो, बायो की, जियो की, केमिकल की, इसी को बोलेंगे, है ना। सब कुछ होता है ना, कई सारी साइकिल्स हमने पढ़ी हैं। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, है ना, वैसे ले सकते हो उसको, न्यूट्रिएंट एलिमेंट की जो होती है। उत्तर प्रदेश, यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन द यूपी? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। नंबर ऑफ सिटीज़ ऑफ यूपी विच आर कवर्ड इन द स्मार्ट सिटीज़। देखो, पहले का मुझे नहीं पता, बट अभी के देखा जाए तो 17 स्मार्ट सिटीज़ एज ऑफ नाउ आर इन यूपी। कानपुर एंड लखनऊ ऑफ यूपी बिकेम द मिलियन सिटीज़। मिलियन सिटीज़ कब बने? मिलियन मतलब क्या? 10 लाख की पॉपुलेशन जब क्रॉस हुई होगी उसको बोलते हैं मिलियन सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो किस सेंसस में बने, किस किस सेंसस में? 1971 में बना था कानपुर, 1981 में बना है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश हृदय करंट अफेयर। अब ये देखो, करंट अफेयर के ही सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके लीव करते हैं, मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि हो सकता है ये। जैसे टीएफआर है, टीएफआर ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच एट द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो व्हाट शुड बी द टीएफआर, क्या रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है? तो सबको पता है 1.0, 1.6, 2.1, 2.3। 2.1 इज अ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अभी हमारे यूपी का कितना है पता है? यूपी का 2.2 है। देखो, ये जितना भी लिख रहा हूँ ना मैं, ये प्रेजेंट है, एनएफएचएस 6 के डेटा के अकॉर्डिंग है। यूपी का 2.2 है, सबसे ज़्यादा है बिहार का, दैट इज़ 2.7 फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है, एनएफएचएस 6 के अकॉर्डिंग। देखो, ये एनएफएचएस 6 का जो डेटा है ना, ये 2023-24 का डेटा है, तो अभी 1 साल 2 साल ही हुआ है। और हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पहुंच गया है। इसका मतलब है हम रिप्लेसमेंट से भी कम फर्टिलिटी लेवल पे आ चुके हैं। हम्म, और कुछ तो इसमें नहीं है। एक और चीज़ समझ सकते हो, एनएफएचएस 6 की बात ही कर रहे हैं अभी हम। अर्बन में क्या है फर्टिलिटी रेट, और रूरल एरियाज़ में क्या है फर्टिलिटी रेट? देखो, पता होगा, अर्बन का जो है ना वो 1.6 है, और रूरल एरियाज़ का 2.1 है। हम्म। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना
ये करंट अफेयर है, छोड़ दो उसको। हौसला 2018 करंट अफेयर, ये सारे करंट अफेयर हैं। देखो, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखो उस समय 2020 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उस समय ये सब चल रहा था कि हमको कब तक, हमको 2024 तक 5 ट्रिलियन बनना है। और अभी प्रेजेंट टाइम वी आर लिविंग इन 2026, और इकोनॉमी कितनी है, साइज़ क्या है हमारा, $4.18 ट्रिलियन। अभी तो हम यहाँ ही पहुँच पाए हैं, और हम टारगेट इंक्रीज़ कर देते हैं कि 26 में नहीं 27 में बनेंगे, 27 में नहीं 28 में बनेंगे। यूपी भी इंक्रीज़ कर रहा है, $1 ट्रिलियन अब 2028 का टारगेट है। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब करंट अफेयर छोड़ते चले जाओ, सब छोड़ दो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख, बट क्वेश्चन देखते रहना कि कैसे पूछता है। ये स्कीम वाला क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। स्कीम वाला क्वेश्चन किया जा सकता है, बाकी आप छोड़ सकते हो। तो पीएम जन आरोग्य अभियान, पीएम जन आरोग्य अभियान ये कब आया था, किस ईयर आया। पीएम वाया वन, देखो जन आरोग्य आया था 2018 में, ए का 2। वाया वंदना योजना, वाया वंदना योजना 2017 में आई है, बी का 3। रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015। स्वच्छ भारत मिशन तो सबको पता होगा, 2014। तो आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें गलत क्या है। देखो ये भी करंट अफेयर है, निधि करंट अफेयर। देखो ये साइंस एंड टेक का है, निधि जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आती है ये। इसका फुल फॉर्म था बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग, क्या, इनोवेशन। इनोवेशन को हार्नेस करना था बेसिकली, ये समझ लो। ठीक है, 2019 में आई है शायद ये स्कीम। करंट अफेयर का ही था, तो इतना समझ लेना बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स ये कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएनडीपी। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ये सारे करंट अफेयर के हैं, मैं छोड़ता चला जा रहा हूँ। 2020 सब करंट अफेयर है। इसमें कुछ मिसलीनियस भी है एंड में, तो थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ये है, यहाँ से चालू है। वेयर आर द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठाणे महाराष्ट्र, दरभंगा बिहार, मैसूर कर्नाटका, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। मिट्टी बचाओ आंदोलन बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ है अपने होशंगाबाद, एमपी में था बेसिकली। मिट्टी बचाओ, नर्मदा बचाओ, ये सब एमपी में स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरपर्सन्स, अच्छा नेशनल वुमेन कमीशन। देखो ये भी जो था ना, ये बहुत बेकार क्वेश्चन आया था, बहुत टफ क्वेश्चन आया था। मतलब प्रेसिडेंट हम याद कर लेते हैं पुराने कितने थे, प्राइम मिनिस्टर याद कर लेते हैं, बट ये पूछा है नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरमैन बताओ पुराने वाले, तो ये नहीं कोई याद करता है। प्रेजेंट के याद कर लेना, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत बेकार क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रेजेंट के याद कर लो। अभी कौन है नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरमैन, विजया किशोरी राहतकर, राहतकर ये हैं प्रेजेंट के चेयरमैन। इनसे पहले कौन थी, रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। बस इतना याद कर लो, ये बेकार क्वेश्चन था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन विच ईयर। देखो पहले ये रिपोर्ट आती थी, बाद में क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आने लगी, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एमपीआई आने लगी। एमपीआई जो कॉन्सेप्ट लाया था, कौन लाया था, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड यूएनडीपी।
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड यूएनडीपी ने मिल के लाया है एमपीआई। तो ये 2010 में आई है। क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है। रियो अर्थ समिट कब हुई है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पब्लिकेशन ऑफ ब्रेंडेड लैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987। और इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में इम्प्लीमेंट हुई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट, देखो लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है ना ये 1972 की है। और ब्रेंडेड लैंड कमीशन में कौन सी रिपोर्ट आई थी, आर कॉमन फ्यूचर, हम पढ़ चुके हैं ऊपर, आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसको अरेंज कर लेना आप सीक्वेंस में। पहले क्या होगा, 72 4 होगा पहले, 4231। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड एसएचजी, नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, 1982 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एसएचजीज के लिए। ये कब स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड प्लान, ये काफ़ी 1998 में आया है, अटल बिहारी वाजपेयी के इनिशिएटिव था एक तरीके से। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, आरआरबी इस्टेब्लिश हुए 1975 में। तो इसको अरेंज कर लो क्रोनोलॉजी में, ए होगा आंसर। क्लियर। देखो ये थोड़ा सा प्रोसेस वैसा है क्रोनोलॉजी और ये सब क्वेश्चन जो पूछता है ना, हमें फैक्ट ही रटने हैं यहाँ पर। पीसीएस जो है ना अभी भी फैक्ट का गेम है। और जो बेसिक फैक्ट हैं, जो 70-80 क्वेश्चन सही होते हैं ना, वो फैक्ट रट के ही सही होते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के तो सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में। एनालिसिस होने लगा है, 25 वाला पेपर थोड़ा डायनामिक आ रहा है, 24 वाला भी ऐसा ही आया था इसी टोन पे, तो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी, कल्चरल पॉवर्टी का आइडिया किसने दिया, ऑस्कर लेविस, आशीष बोस, गुरनार मेडल या अमर्त्य सेन। कैपेसिटी बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने कि कैपेसिटी सबकी बिल्ड करो, नहीं तो लोग लोग ऐसे ही रह जाएंगे, पुअर ही रह जाएंगे, है ना। ऑस्कर लेविस जो थे ना, इन्होंने कल्चरल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था। During the mid-80s decade 20th century, negative aspect of development were discussed at large. Which one of the following is not such important? 20th सेंचुरी की बात कर रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जो डिस्कस किए जा रहे थे मिड एटीज़ में, तो उनमें से कौन सा नहीं है। डिग्रेडेशन 80s की बात कर रहा है, 1980s में क्या उस समय डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे बात हो रही थी, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पे, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मासेस। देखो इन सब पे बात हो रही थी, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट पे इतनी बात नहीं हो रही थी। निगेटिव एस्पेक्ट पूछ रहा है, द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड एट लार्ज। लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईसीडीपी के अंदर क्या कवर नहीं है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। देखो सप्लीमेंट्री है, इम्यूनाइजेशन भी होता है इसके अंदर ना, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ भी कवर है, बट फैमिली प्लानिंग नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसके अंदर आईसीडीएस के अंदर। आईसीडीपी जो है ना 1975 में स्टार्ट हुई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ केयर है ही है यहाँ पे, न्यूट्रिशन भी है यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन करना ही होता है ना। तो ये सब कुछ डिस्कस था, फैमिली प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, थैंक यू। और थोड़ा पानी वानी लेके बैठा करो यार, मतलब बीच में उठोगे ना तो डिस्टरबेंस काफ़ी होगा, और फिर वो आप वहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाओगे उसको। तो रेस्ट लेके 2 घंटा एक बॉटल वॉटल लेके बैठो आराम से चिल करके,
वैसे 2 घंटे का नहीं होता है रिकॉर्ड, कम ही होता है, 1.5 घंटे के आसपास होता है तो, बट फिर भी थोड़ा पेशेंस रख के ध्यान से सुन के बैठा करो।